तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि भारत में जो आदिवासी लोग हैं, उनको आदिवासी तक भी नहीं कहा गया, पहले जनजाति कह के टाला जाता रहा और अब जो है उनको हिंदू कहने का प्रयास किया जा रहा है। भारत में जो एससी, एसटी, ओबीसी वर्ग है, ये तो हिंदू है ही नहीं, इनको ज़बरदस्ती हिंदू बनाने का पूरा शुरू से ही प्रयास चल रहा है। आगे यहाँ पे लिखते हैं, यह दिलचस्प है कि एक तरफ सरकारी नकार है, वहीं दूसरी तरफ पिछले वर्षों में भारतीय जनमानस के बीच विश्व आदिवासी दिवस बहुत तेजी से लोकप्रिय हुआ है। इसमें नेताओं की भागीदारी भी बढ़ी है। अब हुआ क्या कि रोक तो पाएंगे नहीं। ग्लोबलाइजेशन के दौर में आप कितना भी रोक थोड़े ही पाएंगे। लोग जो हैं समझ गए कि भैया 9 अगस्त जो है आदिवासी दिवस है, हमको मनाना चाहिए। अब आप जो है जाकर सर्वे कर लीजिए कि पूरे भारत में क्या आदिवासी भाई लोगों को पता है कि आज उनका दिन है? यूनाइटेड नेशन ने ये डे घोषित किया है। क्या उनको ये बात पता है? तो यहाँ पे ये लिखते हैं कि आदिवासी अस्तित्व को नकार कर दूसरी तरफ आदिवासी अस्मिता में व्यापक होता आंदोलन, आदिवासियों के प्रति उपेक्षा और अपरिचय का प्रमुख वजह सत्ता प्रतिष्ठानों में ऊंची जातियों के हिंदुओं का वर्चस्व रहा है। तो आप समझ गए इस बात को? जो भारत का मूल निवासी है, उसी का प्रतिशत जो है इस देश की शासन व्यवस्था में और कोई भी चाहे ब्यूरोक्रेसी हो, मीडिया हो, न्यायपालिका हो, विधायिका हो, कहीं पे भी इनका जो है प्रतिशत दिखता नहीं है। आज की डेट में ये कम से कम 9-10% हैं, लेकिन इनका जो है आप वैसे देखिए लिखते हैं कि जहाँ आदिवासियों का प्रतिनिधित्व 1% भी नहीं है। ये लिख रहे हैं कि 1% भी इनका आज प्रेजेंस नहीं दिखता है। तो इससे आप इसको क्या कहा जाएगा कि भारत के मूल निवासियों को एक तरह से गुलाम बनाया गया, उनका हक छीना गया है। क्योंकि जितना जिसकी जनसंख्या है, उतनी अगर उसकी भागीदारी नहीं है सरकार में, ब्यूरोक्रेसी हर जगह पे, मीडिया में, तो हम इसको मानते हैं कि उस समुदाय का शोषण हो रहा है। ये बात गाँठ बाँध लीजिए। अगर आपकी जितनी जनसंख्या है, उतनी आपकी भागीदारी नहीं है, तो इसका मतलब कि आपका हक जो है कोई और छीन के खा रहा है, बहाने उसके पास बहुत है। ये बताइए, मछली पानी में तैरती है या पेड़ पे चढ़ती है? भाई जब मछली जो है पानी में तैरती है, अब बंदर जो है पेड़ पे चढ़ सकता है, गिलहरी पेड़ पे चढ़ सकती है। दुनिया में हर तरह के अलग-अलग तरह के लोग हैं, तो उनकी अलग-अलग पहचान है। सबको एक ही खूंटे में बाँध के या कहोगे कि मेरिट मेरिट का रोना रोना शुरू कर दोगे। ये पढ़ दो और रट्टू तोता की तरह उगल दो। जो हज़ार साल से रट-रट के रट्टा मार-मार के आया है, उसमें जिनको 1947 के बाद अधिकार दिया गया है पढ़ने का, उनमें अंतर नहीं है। एक ही खूँटे में बाँध के मेरिट का रोना। ये शोषण का तरीका है कि यहाँ के मूल निवासियों का हक छीनने का। समझ रहे हैं? तो इस तरह से ये जो है छीना गया है। संयुक्त राष्ट्र की देशज की अवधारणा को भारत सरकार द्वारा नकारने के पीछे एक अन्य वजह संयुक्त राष्ट्र द्वारा देशज लोगों के आत्मनिर्णय के अधिकार की वकालत करना है। सरकारों ने आत्मनिर्णय को अलगाववादी और विदेशी ताकतों का षड्यंत्र कहकर खारिज करने की कोशिश की है। ऐसे में आदिवासी की अवधारणा और इंडिजिनियस या देशज या अन्य समानार्थी पदों के साथ उसके संबंध को समझना बहुत जरूरी है। भारत सरकार किनकी सत्ता रही है? कौन लोग जो है भारत के मूल निवासी एससी एसटी ओबीसी की सत्ता को नकार रहे हैं? उनकी जो टर्म है, टर्मिनोलॉजी है, उसको नकार रहे हैं। कौन लोग हैं ये आपको अच्छी तरह से समझ में आना चाहिए। अब यहाँ पे क्या है कि जो आदिवासी समूह है उसके लिए बहुत अलग-अलग शब्द प्रयोग किए गए हैं। बहुत जगह ट्राइब वर्ड इस्तेमाल किया गया है। एबार्जिनल शब्द भी इस्तेमाल किया गया है, प्रिमिटिव भी, नेटिव भी, बैंड, नैव, सैवेज, सैवेज मतलब जंगली होता है। इस तरह के भी शब्द ये लोग प्रयोग करते हैं। हिंदी में तो पूछिए ही मत। हिंदी में आदिवासी को इन लोगों ने वनवासी तक कह दिया कि वन में रहने वाला वासी। आदिवासी मतलब होता है जो शुरू से रहा हो, लेकिन वनवासी मतलब वन में रहने वाला। अब वहाँ से वो आदि शब्द हटा दिया गया। इसलिए हटा दिया गया कि उससे ये पता चल रहा है कि शुरू से ये बंदा यहाँ पे होगा। तो ये
चालाकी है ये। देखिए इन्होंने हिंदी में क्या-क्या नाम दिए हैं, जो बिल्कुल ही रेसिज़्म टाइप के हैं। वनवासी, जंगली, बर्बर, गिरिजन, लंगोटिया, इस तरह के भी शब्द इन लोगों ने दिए हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि जो ट्राइबल्स लोग हैं, उनको आदिवासी कहिए या ट्राइबल कहिए, ठीक है ना? ये नाम जो है नेटिव कह सकते हैं, प्रिमिटिव भी शब्द इस्तेमाल किया गया है, एबार्जिनल भी शब्द इस्तेमाल किया गया है, ये सारे नाम जो हैं ये ठीक हैं। अब चूँकि आदिवासी समाज की कोई बात करता नहीं है, जब इनका प्रतिशत ही मुख्य धारा में नहीं है, तो इनकी कोई बात करता नहीं है। अत्याचार इन पर खूब किए गए हैं, बहुत भयंकर अत्याचार। मतलब आप समझ जाइए कि जो एटी एससी एसटी एक्ट जो बनाया गया है, वो एससी एसटी एक्ट अगर ना हो, तो ये लोग तो एससी एसटी को, ओबीसी को पूरी तरह से बर्बाद करके खत्म कर देते हैं। इतने धूर्त ये लोग हैं। मैं आप लोगों को कुछ उदाहरण दिखाऊँगा, इतना इन पर अत्याचार हुआ है, इतना अत्याचार हुआ है, आज भी इतना अत्याचार हो रहा है और भारत सरकार कह रही है कि ये लोग आदिवासी नहीं हैं। ऐसा गंगा साहब मीना जी ने भी इस बात को लिखा है। अब देखिए मैं आपको एक उदाहरण दिखाता हूँ, कुछ और उदाहरण दिखाता हूँ यहाँ पे। यहाँ पे 5 जनवरी 2011 को उच्च न्यायालय ने एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। कुछ अखबारों में इसकी चर्चा इस रूप में हुई, एकलव्य से अंगूठा मांगना शर्मनाक। मानो मामला एकलव्य और द्रोण या गुरु शिष्य या आस्था से जुड़े किसी प्रश्न का हो। मूलतः यह मामला था कैलाश व बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र थ्रू तालुका पुलिस स्टेशन। तो देखिए मीडिया भी इनकी बड़ी गजब की है। तुरंत ही मामला जो है घुमा देती है, रामायण महाभारत करना शुरू कर देती है, उसमें भी ब्राह्मणवाद घुसाना शुरू कर देती है। ये मामला था अत्याचार का, इतना भयंकर ये अत्याचारी लोग हैं, इनमें रहम 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 किस बात की? कोई गुनाह किया क्या है कि उस पर रहम किया जा रहा है? ये इतने बेशर्म और धूर्त लोग हैं, इनको अत्याचार करते हुए शर्म तक नहीं आती है। ये घटना हुई थी 13 मई 1994 को। एक भील महिला थी, उनका नाम नंदाबाई था और उनका जो है उनके पिता थे, उनका भाई विकलांग था, बहन जो हैं वो मनोरोगी थी, मानसिक रूप से दिक्कत था उनको। लेकिन वो जो नंदाबाई थीं, वो ठीक थीं और उनका जो है प्यार था, उनका एक लव था, एक विक्रम नाम का एक सो कॉल्ड अपर कास्ट व्यक्ति था विक्रम, उससे उनका संबंध था। अब उसने उनको प्रेग्नेंट कर दिया, एक बच्ची पैदा हो गई, फिर एक दूसरी भी बार प्रेग्नेंट हो चुकी थी, दूसरा बच्चा उनके पेट में था। अब ये बात जैसे ही पता चली, उनके सो कॉल्ड जो अपर कास्ट वाले थे, जिनको ये लोग सो कॉल्ड सवर्ण कहते हैं, तो उसमें से एक बंदा था कैलाश, दूसरा बालू और तीसरा सुभद्रा। इन लोगों ने लात घूंसे से जमकर पीटा, उनके कपड़े फाड़ दिए, निवस्त्र करके उसे सड़क पर दौड़ा-दौड़ा कर पीटा गया। देख लीजिए ये घटना है ये। ये पूरा घटना यहाँ पे इन्होंने दिखाया है, लेखक ने दर्ज किया है, ये चीज़ किया गया। अब बताइए किसी महिला ने लव ही कर लिया किसी व्यक्ति से, तो आप उसको निवस्त्र करके कपड़े फाड़ दोगे सरेआम और एक महिला प्रेग्नेंट है उसके बावजूद उसको लात घूँसों से जमकर पीटा गया। इतने बेहयात ये बेहया लोग हैं ये लोग। समझ जाइए। कपड़े फाड़ दिए सरेआम उस महिला के, वो प्रेग्नेंट थी, उसको निर्वस्त्र किया सड़क पे दौड़ा-दौड़ा के पीटा। इस पर एफआईआर और जाँच की गई और जो न्यायालय सत्र था अहमदनगर ने वो 5 फरवरी 1998 को भारतीय दंड संहिता की धारा 452, 354, 323, 5062 के साथ 34 के तहत सभी अभियुक्तों को 100-100 रुपये का जुर्माना और मामूली सजा सुनाई। अब बताइए इतना बेरहमी से कोई अत्याचार किया और अदालत जो है मामूली सजा सुना रहा है और 100-100 रुपये का जुर्माना कर रहा है। मतलब हमारी जो न्यायालय में जो बैठे हुए लोग हैं, उनमें भी इतनी वो नहीं है कि भैया जिस एक महिला को आप अगर किसी से लव करती है,
सो कॉल्ड अपर कास्ट से, या उसने उसको प्रेग्नेंट कर दिया जैसे भी, उस महिला पर इन लोगों ने अत्याचार किया, नंगा करके घुमा-घुमा के मारा, और आप क्या सज़ा दे रहे हैं? 100-100 रुपए का जुर्माना। अब मामूली सज़ा। ये भारत की न्याय व्यवस्था है दोस्तों, इसीलिए मैं कहता हूँ कि भारत की एससी, एसटी, ओबीसी वर्ग को पढ़ लिख के आपको घुसना होगा न्यायालय में। जब आपका फैसला कोई और करता है तो आपको कभी भी जो न्याय जो होता है ना वो नहीं मिलेगा। और देखिए इसके बाद से अब यहाँ पे देखें, अनुसूचित जाति और जनजाति अत्याचार नियम अधिनियम 1989 के तहत भी मामूली जुर्माना और मामूली सजा दी गई। आरोपियों ने इसके खिलाफ बंबई उच्च न्यायालय की औरंगाबाद खंडपीठ में अपील की। जो आरोपी थे उन्होंने उसको हाई कोर्ट में ले गए, और उच्च न्यायालय जो है वो क्या कर रहा है, 10 मार्च 2010 को अपने फैसले में आरोपियों को अनुसूचित जाति और जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 से दोष मुक्त कर दिया। मतलब एससी एसटी जो अत्याचार है जो होता है उससे उसने दोष मुक्त कर दिया कि नहीं भाई इसमें एससी एसटी एक्ट भी नहीं लगेगा। ये देखिए ये कहानी इन पे। उस महिला को क्यों पीटा गया? क्यों उसको निर्वस्त्र करके, एक महिला को निर्वस्त्र करके मारा गया, लात-घुसों से मारा गया? क्योंकि वो इनके अपर कास्ट से नहीं थी, और वहाँ पे जो हाई कोर्ट जो है, बम्बई हाई कोर्ट जो है, उसने उस केस को रिजेक्ट कर दिया। मतलब केस नहीं, वो एससी-एसटी एक्ट को रिजेक्ट कर दिया उस केस में, कि नहीं भई इस कारण से ये नहीं लागू होता है। आप समझ सकते हैं कि न्यायालय व्यवस्था जो है किस तरह से न्याय कर रही है। आगे सुनें। और उनका जुर्माना ₹100 प्रति से बढ़ाकर ₹5000 कर दिया। मतलब ₹100 जो था, जो इनकी निचली अदालत ने किया था, उसको बढ़ा दिया 5000 कर दिया। बताइए ₹5000 कोई महिला के जो कपड़ा फाड़ दो, सरेआम उसको मारो, निर्वस्त्र करके घुमाओ रोड पे, इसकी कीमत ₹5000 है। इसकी कीमत न्यायालय ने ₹5000 लगाई। आप समझ सकते हैं कि क्या चल रहा है। और सुने दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। सच्चाई सब तक पहुँचनी चाहिए। जब तक आप जानेंगे नहीं कि चल क्या रहा है, हो क्या रहा है, तो आप तो मस्त हैं, सब लोग व्यस्त हैं टीवी में, दुनिया में, दिख थोड़ी रहा है कहाँ पे क्या चल रहा है। वो जानना पड़ेगा ना कहाँ पे क्या चल रहा है। अब ये फैसला इसके खिलाफ आरोपियों ने उच्चतम न्यायालय में अपील की। 5 जनवरी 2011 को न्यायमूर्ति मार्कंडे काटजू और न्यायमूर्ति ज्ञान सुधा मिश्र की बेंच ने इस मामले का फैसला सुनाया। अब 5 जनवरी 2011 को फैसला आया जिसके न्यायमूर्ति मार्कंडे काटजू थे। यहाँ से सारी चीजें बदल गई। अब देखिए क्या हुआ था। इसको जरा समझिएगा। ये मैं इसलिए यहाँ पे हाइलाइटेड कर रहा हूँ, इसलिए दिखाना चाह रहा हूँ, क्योंकि जिन जो समुदाय भारत का मूल निवासी है, यहाँ का आदिवासी है, जो समाज इस यहाँ के संसाधनों का हकदार है, उस पर उसकी जाति को लेकर, उसकी जनजाति को लेकर इतना भीषण अत्याचार होता है। कोई माई का लाल, इतने हिंदुत्ववादी संगठन जो आज उनको हिंदू बनाने के लिए वो घूम रहे हैं, एक भी माई के लाल खड़े होके इनका विरोध नहीं करते कि भैया क्यों अत्याचार कर रहा है। और फिर कहते हैं कि अरे आदिवासी सब जो है ना ईसाई बन जाता है, तो वो बन जा रहा है, वो बन जा रहा है। अरे भाई आपने दिया क्या उनको? क्या दिया उनको? दूसरे धर्म के लोग जो हैं, ईसाई जो हैं, क्या उन्होंने उनको नंगा मार-मार के घुमा रहे हैं जाति के नाम पर उनको? आप जो है हिंदू भी बनाना चाहते हैं और उनको उनका हक भी नहीं देना चाहते? ये मानवता होती है? ये धर्म सिखाया है आपको? कौन इन पर अत्याचार कर रहा था इतने सालों से और अभी भी कर रहा है? ये कौन सवाल उठाएगा? तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। अब आइए देखें कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला समझते हैं, इसमें क्या हुआ। यह फैसला कई मामलों में महत्वपूर्ण और रचनात्मक है, चूँकि फैसला भील महिला नंदाबाई के पक्ष में है। अब जब सुप्रीम कोर्ट में गया तो जो मार्कंडे काटजू थे उन्होंने फैसला जो महिला थी नंदाबाई उनके पक्ष में दिया था। हुआ क्या इसमें कि इसमें आदिवासियों के साथ इतिहास में हुए अन्यायों का ज़िक्र किया गया है।
फैसले में बार-बार इस बात को दोहराया गया है कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज आदिवासी जो कि संभवतः भारत के मूल निवासियों, ये देखिए संभवतः भारत के मूल निवासियों के वंशज हैं, अब देश की कुल आबादी का लगभग 8% ही बचे हैं। ये बड़ा अच्छा पॉइंट है, ये हमें समझने की ज़रूरत है कि जो लोग इस देश के मूल निवासी हैं, वो उनकी संख्या मात्र 8% है, यानी 92% जिनकी जनसंख्या है, वो इनके बाद के हैं और वो लोग इन पर अत्याचार कर रहे हैं। सभी लोग नहीं कर रहे हैं, उसमें से भी बहुत सारे जो भुक्तभोगी हैं, जो अत्याचार करने वाला कुछ वर्ग है। अब प्रतिशत उसका कम है। 4-5%, 8%, 10% यही वो लोग हैं जिनके अंदर अमानवीयता है। तो इसको थोड़ा-सा अच्छे से समझें। अब क्या हो अब यहाँ पे क्या होता है कि वे एक तरफ गरीबी, निरक्षरत निरक्षता हाँ, निरक्षता और बेरोज़गारी, बीमारियों और भूमिहीनता से ग्रस्त हैं, वहीं दूसरी तरफ भारत की बहुसंख्यक जनसंख्या जो कि विभिन्न अप्रवासी जातियों की वंशज है, उनके साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार करती है। उच्चतम न्यायालय ने इस मामले को बारीकी से समझा और अपने फैसले में उत्पीड़न की उस पूरी प्रक्रिया का पर्दाफाश किया। चूंकि आरोपी सवर्ण और ताकतवर थे, इसीलिए धीरे-धीरे पीड़िता के पक्ष के गवाह मुकरते चले गए। देख लीजिए, ये चूंकि जो आरोपी जो थे ना, वो बड़े आप पता है कि जो अत्याचार कर रहा है वो तो ताकतवर होगा ही। तो जितने भी जो गवाह लोग थे जिन्होंने देखा था कि हाँ, इसको नंगा करके पीटा गया था, मारा गया था, निर्वस्त्र घुमाया गया था, वो सब बेचारे जो हैं अपने-अपने बयान से मुकरने लगे। इस बात का भी वहाँ ज़िक्र आया। इसीलिए धीरे-धीरे पीड़िता के पक्ष के गवाह मुकरते चले गए। एक आरोपी ने अपने बयान में नंदाबाई के घटना के दौरान फाड़े गए अंतःवस्त्रों के बारे में कहा कि गरीबी के कारण भील ऐसे ही फटे पुराने कपड़े पहनते हैं। देख लीजिए। ये इतने धूर्त लोग हैं, इतने बेशर्म लोग हैं, ऐसी भी बातें जाके कहा है। ये गवाह थे। उस बंदे ने ये कह दिया कि वो जो फटा हुआ जो कपड़ा था, ये था, वो भील लोग ऐसे ही कपड़े पहनते हैं। बताइए ऐसे-ऐसे धूर्त थे वहाँ पे। तो ये आप देख सकते हैं इन लोगों की धूर्तता की हद क्या है। गरीबी के कारण भील ऐसे ही पुराने कपड़े पहनते हैं। न्यायालय ने इसे गंभीरता से लिया और कहा कि यह बयान आरोपियों की गिरी हुई सोच का परिचायक है। वे आदिवासियों को मनुष्यता का दर्जा ही नहीं देते। उच्चतम न्यायालय ने इस बात पर आश्चर्य व्यक्त किया कि कैसे बंबई उच्च न्यायालय ने केवल इस आधार पर आरोपियों को अनुसूचित जाति और जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 से मुक्त कर दिया, क्योंकि जांच में शामिल पुलिस अधिकारियों ने पीड़िता का जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया। देखिए, हाई कोर्ट जो है इसीलिए उस एससी एसटी कानून को उन पर से हटा दिया था, क्योंकि पुलिस जो है उस महिला का एससी एसटी जो प्रमाण पत्र थी, जाति प्रमाण पत्र, वो नहीं दी थी। अब बताइए ये कितना गंभीर मसला है कि एक महिला पर इतना अत्याचार हुआ है। सब लोग जानते हैं कि वो आदिवासी महिला है और उसके बाद भी उसका जाति प्रमाण पत्र आप ना बनाओगे, ना दोगे, फ़ोन कर दोगे, मत बनाना उसका, मत दोगे और उसके बाद से कहोगे कि भैया ये नहीं लगेगा तुम्हारे ऊपर। ये किस दौर में हम लोग रह रहे हैं, कितनी गिरी हुई मानवता यहाँ पे इंसानों की गिरी हुई सोच हो गई है। इस बात का भी उन्होंने ज़िक्र किया सुप्रीम कोर्ट ने। उन्होंने कहा कि क्योंकि जांच में शामिल पुलिस अधिकारियों ने पीड़ित का जाति प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया, साथ ही उच्चतम न्यायालय ने इस बात के लिए महाराष्ट्र सरकार को भी लताड़ा। महाराष्ट्र सरकार को भी लताड़ा इस बात के लिए कि एक आदिवासी महिला को दिन दहाड़े निवस्त्र करके सड़क पर अपमानजनक ढंग से घुमाया गया। यह बहुत ही शर्मनाक है। लेकिन महाराष्ट्र सरकार ने आरोपियों की सजा बढ़ाने के लिए कोई कोशिश नहीं की। इस बात के लिए महाराष्ट्र सरकार को इन्होंने लताड़ दिया सुप्रीम कोर्ट ने। इस संदर्भ में उच्चतम न्यायालय ने अपने फैसले में कहा कि हमारी नज़र में आरोपियों को उनके जुर्म की तुलना में दी गई सज़ा काफ़ी कम है।
उल्लेखनीय है कि आदिवासी समाज के साथ ऐसी ज्यादतियां स्वर्ण समाज के द्वारा ही नहीं, बल्कि समाज के अन्य तबकों के द्वारा भी होती है। बिल्कुल सही बात है। हर तबका का जो व्यक्ति है, वो आदिवासी समाज को किस नज़रिए से देखता है, ये हमें समझना पड़ेगा। ये हमें इस बात को समझना पड़ेगा कि ये लोग बिल्कुल भी अच्छी निगाह से नहीं देखते हैं। इसमें ओबीसी भी शामिल है, कुछ ओबीसी भी शामिल है, सारे नहीं, कुछ ओबीसी भी शामिल है। भटक भटक गए हैं वो भी। बल्कि समाज के अन्य तबकों द्वारा भी होती है। वर्ष 2010 में इससे मिलती-जुलती एक अन्य घटना सुन लीजिए, एक दूसरी भी घटना सुन लीजिए। पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले के बटतला गाँव में एक मुस्लिम लड़के से प्यार करने वाली आदिवासी लड़की सुनीता टुडू मुर्मू को 3 गाँवों में 8-9 घंटे तक नग्न घुमाया गया और उसका एमएमएस भी बनाया गया। एक एक जो मुर्मू हैं, टुड्डू मुर्मू, वो आदिवासी लड़की है और एक मुस्लिम लड़के से प्यार कर बैठती है और उसका बस इतना सा जुर्म है। 3 गाँव में उसको नंगा करके 8-9 घंटे तक घुमाया जा रहा है और उसका एमएमएस बनाया जा रहा है। ये 2010 की घटना है दोस्तों। पश्चिम बंगाल की घटना है, बीरभूम जिले की है, बटतला गाँव, जिसका संबंध इस घटना को अंजाम देने में स्थानीय मुखिया के बेटे की अहम मुखिया भूमिका थी। सुन लीजिए। वहाँ का जो स्थानीय मुखिया है, उसको इस बात का दर्द है कि वो क्यों एक मुस्लिम से प्यार कर रही हैं, जिसका संबंध वामपंथी संगठन माकपा से है। लीजिए भाई साहब, ये भी इसमें फँसे अच्छी तरह से। इसी तरह नवंबर 2007 में गुवाहाटी की सड़कों पर एक संथाल आदिवासी लड़की को दिन भर नग्नावस्था में घुमाया गया। देख लीजिए, 2007 में तीसरी घटना है ये। नवंबर 2007 की है, गुवाहाटी गुवाहाटी नॉर्थ ईस्ट की बात चल रही है। वहां की सड़कों पर एक संथाल आदिवासी लड़की को दिन भर नग्न करके घुमाया गया। आदिवासी और दलित महिलाओं के साथ इस तरह की घटनाएं आए दिन होती रहती है। अब बताइए, ये हमारा हिंदू धर्म है? यही हमारा हिंदू धर्म है। इसी पे हिंदू बने फिर रहे हैं। जो यहाँ पे एससी एसटी ओबीसी भाई लोग देख रहे हैं, क्या आपका यही हिंदू धर्म आज तक सिखाया है? हैं? और सुनिए, आदिवासी और दलित महिलाओं के साथ इस तरह की घटनाएं आए दिन होती रहती है। अधिकांश मामलों में पुलिस की भूमिका प्रतिकूल ही होती है। मतलब पुलिस भी इसमें बहुत अच्छे से अपना काम नहीं करती है, इग्नोर करती है। 1977 में महाराष्ट्र की एक आदिवासी लड़की से थाने में ही बलात्कार हुआ था। लीजिए भाई साहब, 1977 महाराष्ट्र में एक आदिवासी महिला को थाने ले गए और उसी पे बलात्कार उसका कर दिए। तब निचली अदालत ने आरोपी सिपाहियों को बरी करते हुए मथुरा नाम की उस आदिवासी महिला को ही बदचलन करार दे दिया था। लो भाई साहब, अदालत जो है, निचला अदालत जो है, उस महिला को ही बदचलन करार दे दिया। मतलब आदिवासी वो लड़की थी तो, और उसका थाने में बलात्कार कर दिया। इस फैसले पर खूब हंगामा हुआ और बाद में हाई कोर्ट में दोनों बलात्कारी सिपाहियों को आजीवन कारावास की सजा दी। बस्तर की आदिवासी कार्यकर्ता सोनी सोरी के साथ थाने में पुलिस द्वारा की गई ज्यादती के बारे में तो सब जानते ही हैं। ऐसी घटनाओं में से कुछ ही मीडिया तक पहुंच पाती है। छोटी-छोटी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं पर जंतर-मंतर पहुंच जाने वाले बुद्धिजीवियों की इस तरह की बड़ी घटनाओं पर चुप्पी का क्या अर्थ समझा जाए। बड़ा अच्छा इन्होंने क्वेश्चन उठाया है कि छोटी-छोटी घटना होती है तो जंतर-मंतर पर जाकर सब लोग धरना दे देते हैं। और ये दुनिया को हिंदू बताते फिर रहे हैं कि सब लोग हिंदू हैं। अब महिलाओं को नग्न करके घुमाया जा रहा है, इनका इस तरह से बलात्कार किया जा रहा है। इन इन संगठनों का आज तक एक बार मुँह तक नहीं खुला। पूरे देश में एक बार भी स्ट्राइक नहीं पड़ा कि किसी हिंदू आदिवासी महिला पर ऐसा कैसे अत्याचार कर दिया गया। सुना कभी आपने? किसी संगठन को? अगर मुस्लिम होता, ये करता, तब तो सब हल्ला करना शुरू कर देंगे। तुरंत हिंदू मुसलमान का कार्ड शुरू हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो आदिवासी हैं, एससी एसटी हैं, आप सोचिए एससी एसटी एक्ट कितना ज़रूरी है दोस्तों।